हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इमॉर्टल। इमॉर्टल होने का मतलब होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म का कभी डेथ नहीं होता। तो यहाँ पे जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो बाइनरी फिशन से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं उनको इमॉर्टल माना जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में एक सिंगल सेल होता है और वो सिंगल सेल ही एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है और पूरी तरह से डिवाइड कर जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि उन ऑर्गेनिजम्स का मतलब उस तौर पे डेथ नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ बैनियन ट्री, हाँ, जो कि एक प्लांट है। नंबर बी इज़ एमीबा। एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। पैरामीशियम भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ही है जो भी प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करते हैं। सिर्फ बैनियन ट्री ऐसा है जो प्लैंक्ट किंगडम से बिलोंग करता है। तो इनमें से इमॉर्टल सिर्फ बैनियन ट्री नहीं है। सो और आंसर इज ए। So our question number 2 is reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself, depends on the factors। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन इज हैबिटेट। हाँ, बिल्कुल हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि अगर हैबिटेट वो जहाँ पे अभी रह रहा है अगर कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो शायद वो स्पोर फॉर्मेशन कर ले या फिर थोड़ा डिले कर ले स्पोर फॉर्मेशन में, या फिर कोई प्लाज्मोडियम फॉर्म कर ले। तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है। इंटरनल फिजियोलॉजी पे तो डिपेंड करता ही है, वो डिसाइड करता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हाँ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर जेनिटेलिया से है कि सर्टेन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टिटिलेटर जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी। सो ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर डी होगा कि इन तीन ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है, हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एज वेल एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सो आंसर इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज रीजेनरेशन of a plant cell to give rise to a new plant is called। Number A is reproduction, number B is budding, number C totipotency and number D pluripotency। So एक एक करके देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक सिंगल सेल प्लांट के एक सिंगल सेल से ही अगर पूरा प्लांट रीजेनरेट हो जाता है तो इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलते प्लांट के केस में। क्या, क्योंकि उसमें प्लांट के केस में यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें सेल डायरेक्टली प्लांट नहीं बनाता, गैमेट्स को बनाता है या फिर स्पोर बनाता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द आंसर। बडिंग ऐसा नहीं होता। बडिंग का मतलब होता है कि एक प्लांट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड फॉर्मेशन होता है, उससे पूरा प्लांट उस प्लांट का डेवलपमेंट होना, इसको बडिंग कहा जाता है। एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट डेवलप नहीं होता। हाँ, टॉटिपोटेंसी इज द आंसर, क्योंकि इस फिनोमेनन को टॉटिपोटेंसी कहा जाता है कि एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट ही रीजेनरेट हो जाए। और सभी सेल के पास ये कैपेसिटी नहीं होती, कुछ सेल्स टॉटिपोटेंट होते हैं जैसे कि स्टेम सेल्स। सो आवर आंसर इज टॉटिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी नहीं होगा, क्योंकि प्लूरिपोटेंसी का मतलब होता है कि जब एक सिंगल सेल एक सिंगल सेल से जो 3 हमारे जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वो तीनों लेयर्स का फॉर्म होना, उसको प्लूरिपोटेंसी कहा जाता है। तो आवर आंसर इज नॉट प्लूरिपोटेंसी। सो C is the correct option. So our question number 4 is somaclonal variation appears in plants। Option A, growing in polluted oil or water, option B, exposed to gamma rays, option C, raised in tissue culture, option D, transformed by recombinant DNA technology। So somaclonal variation होता क्या है? मान लीजिए कि आपका एक सोमैटिक सेल्स है। सोमैटिक सेल्स मतलब प्लांट का बॉडी सेल्स। सो वो जो सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स से जब हम प्लांट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो भी लैब में, तो उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और टिश्यू कल्चर करते टाइम ही, क्योंकि वो केमिकल्स के टच में आने के कारण कि ड्यू टू सर्टेन स्ट्रेस फैक्टर्स उसमें कुछ वेरिएशन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सोमाक्लोनल वेरिएशन। तो सोमाक्लोनल वेरिएशन जायज़ है कि तभी होगा
जब वो टिश्यू कल्चर में वो प्लांट ग्रो किया जाए, वो पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा, कुछ वेरिएशन उसमें आ जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं। ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड ऑयल और वाटर नहीं होगा। एक्सपोज टू गामा रेज ये नहीं होगा, ये म्यूटेशन कॉज करता है। नंबर सी रेस्ड इन टिश्यू कल्चर, हाँ ये दिस इज द आंसर। और ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्म बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सोमा क्लोन्स डेवलप नहीं किया जाता, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। So our question number 5 is offsprings produced by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because। so यहाँ पे बोला गया है जो ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हो तो उसमें पेरेंट से ज़्यादा वेरिएशन दिखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका रीज़न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ लेंदी प्रोसेस। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वेरिएशन का लेंदी या फिर स्लो या फिर फास्ट प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएशन अगर ऑफस्प्रिंग में चाहिए तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो दिस वन इज़ नॉट करेक्ट। Gametes of parents have quantitatively different genetic composition। ये ऑप्शन बी सिर्फ इस वर्ड की वजह से गलत हो गया, क्योंकि क्वांटिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं होता, क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है पेरेंट्स के गैमेट्स में, इसलिए डिफर कर जाता है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीशीज़, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल जो ऑफस्प्रिंग में दिखता है वो दोनों पेरेंट्स से आता है जिनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा बहुत डिफ़र कर जाता है और रिकॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट पेरेंट्स के होने की वजह से, इसलिए दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ greater amount of DNA is involved in sexual reproduction। so amount of DNA doesn't matter in this case, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। So question number 6 is many scientists consider viruses as living entities because these। so यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी साइंटिस्ट का मानना है कि वायरसेस लिविंग है। तो ऐसा वो क्यों मानते हैं? नंबर ए दे रेस्पायर, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उनमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए वो रेस्पायर नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इज कैन कॉज डिजीजेस, ये ऑप्शन भी ये डिसाइड नहीं करता कि वायरस लिविंग है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल भी ह्यूमंस में काफ़ी डिसीजेस कॉज करते हैं, लेकिन वो तो लिविंग नहीं होते। नंबर सी इज़ रिप्रोड्यूस, हाँ ये सही है, क्योंकि वायरस जिस होस्ट के अंदर घुसते हैं उनके अंदर उनके ही मशीनरी को यूज़ करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज रेस्पॉन्ड टू टच एनवायरनमेंट, हाँ ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो टच को रेस्पॉन्ड नहीं करता। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इमॉर्टल इंडिविजुअल्स आर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इमॉर्टल इंडिविजुअल्स हम किनको मानते हैं। इमॉर्टल का मतलब होता है जिन ऑर्गेनिजम्स का डेथ नहीं होता। सो जनरली इमॉर्टल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को माना जाता है, क्योंकि उनका होल बॉडी एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट वन। फिर भी देख लेते हैं। नंबर बी डबल सेल ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल सही नहीं है। मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, और ग्रीन प्लांट्स तो बिल्कुल ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। The living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability। मतलब हम non-living things और living things को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिसमें एक भी एक्सेप्शन ना हो। सो नंबर 1 इज़ रिप्रोडक्शन, नहीं ये क्राइटेरिया नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग या नॉन लिविंग होने के, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि ड्रोन्स या फिर इनफर्टाइल कपल्स, और म्यूल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लिविंग है। इसलिए रिप्रोडक्शन एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करने के लिए। नंबर बी इज ग्रोथ एंड मूवमेंट, नहीं ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स का भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और प्लांट्स में तो ज़्यादातर कोई मूवमेंट होता ही नहीं है।
ऑप्शन सी इज रिस्पॉन्सिव टू टच, ये भी सही नहीं है क्योंकि जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गन पैरालाइज्ड है तो वो टच को रिस्पॉन्स नहीं करता। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, इस प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बॉडी का मेटाबोलाइज करना। हाँ, ये बिल्कुल सही है, अगर कोई भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन भी कर रहा है तो ही हम उसको पूरी तरह से लिविंग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम इज। तो इस क्वेश्चन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेनिसिलियम असल में है क्या। ये एक फंगी है जो कि एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो हमें ये पता करना होगा कि एस्कोमाइसिटीज का वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। नंबर ए इज कॉनिडिया। कॉनिडिया भी एक एसेक्सुअल स्पोर्स होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है और एस्कोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर भी ऑप्शन बी और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बर्ड्स कुछ वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं प्लांट में जिससे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है। सो बी नहीं होगा। ऑप्शन सी जेम्यूल्स, ये भी सही नहीं है क्योंकि जेम्यूल स्पॉन्जेस में होता है। और जूस्पोर का मतलब होता है जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं और जनरली बैसिडियोमाइसिटीज में देखा जाता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। सो इस क्वेश्चन में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन चारों में से किस में एब्सेंट है। सो जाहिर सी बात है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसमें ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा। तो इन चारों में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोकैरियोट है। सो मोनेरा इज अ प्रोकैरियोट जो कि बैक्टीरिया जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं वो है मोनेरा। सो आंसर इज मोनेरा। फिर भी देख लेते हैं प्रोटिस्टा जो कि एक यूकैरियोट है, फंगी भी यूकैरियोट है और प्लांटी भी यूकैरियोट है। सो इन सब में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। सो मोनेरा इज द करेक्ट आंसर।